नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यकीन नीट 3.0 2026 बैच के अंदर। मेरा नाम है तन्वीर बंसल और आप देख रहे हैं चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। जिस समय ये लेक्चर आप पहली बार देख रहे होंगे उस टाइम आपकी दिवाली की छुट्टियां शुरू हो चुकी होंगी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस समय पे मैं आपका जो ये लेक्चर ले रहा हूं, तो ये लेक्चर जो है ये बिल्कुल अलग है जो हमारा लाइव लेक्चर्स में चल रहा है। तो इसलिए मैंने इसको चूज किया है क्योंकि इस चैप्टर का लिंक बाकी किसी चैप्टर्स के साथ ज्यादा कोई है नहीं, थोड़ा बहुत लिंक है तो उतना कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो इसलिए मैंने इस चैप्टर का चुनाव किया है और ये 11th क्लास की फिजिक्स का सबसे छोटा चैप्टर है, तो इसको हम 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे रिकॉर्डेड में। तो एक लेक्चर जो आप आज देख रहे हो, बाकी हम किसी और दिन इसको प्लान करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका रिकॉर्डेड में चलेगा और रिकॉर्डेड में कवर हो जाएगा और इसको जब भी आपका मन करे तब आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अभी देखना है, बस हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स ग्रेविटेशन के बीच में ये चैप्टर आता है। तो ग्रेविटेशन खत्म होने के बाद और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड शुरू होने से पहले, उसके बीच में ये चैप्टर है, तो उससे पहले पहले आपको ये करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ताकि आपका बैकलॉग ना बन जाए, वरना तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे इसका कोई ज्यादा यूज है, लेकिन उससे पहले पहले आपको ये कवर करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या क्या हमें करना है एक बार उसको देख लेते हैं। इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन, हुक्स लॉ, तो ये हमारे इसके जो हैं वो टॉपिक्स हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो की बात करते हैं भाई, इसके इंट्रो के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ जी, तो सुनिएगा बेटा, इससे पहले वाले जो भी चैप्टर हैं रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन तक, तो उन सभी चैप्टर्स के अंदर हम बॉडी को रिजिड मान के चलते हैं कि बॉडी जो है रिजिड है, ठीक है जी। तो फोर्स लगाने से उसकी शेप चेंज नहीं हो रही, सिर्फ हम मोशन के चेंज की बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यार फोर्स लगाने से अगर बॉडी रुकी हुई है तो वो चल पड़ेगी और अगर बॉडी चल रही है तो वो रुक जाएगी, है ना। सिंपल सी बात ये करते हैं। या फिर बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी या बॉडी की मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये बात करते हैं अपन। लेकिन कभी भी हमने शेप चेंज की बात नहीं करी कि बॉडी की शेप भी पिचक सकती है, ठीक है ना। अगर हमने फोर्स लगाया तो किसी बॉडी की शेप को भी पिचकाया जा सकता है, ठीक। तो इसलिए जो है यहां पे हम बॉडी की शेप के चेंज के बारे में बात करेंगे और उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है इलास्टिसिटी। जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं और खास करके जो लोग सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा हद तक इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है, जो कि आपके पीछे सामने टॉपिक लिखा हुआ है। इस चैप्टर का नाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है, लेकिन कुछ बच्चे इसको प्यार से इलास्टिसिटी वाला चैप्टर भी कहते हैं, एक ही बात है। तो सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हालांकि नीट के लिए भी आपको तो पढ़ना ही है भाई, ठीक है ना। बेसिक चीज तो आपको फिजिक्स की पता ही होनी चाहिए। तो चलिए भाई, है ना। और इसके अंदर कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज भी हैं जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इलास्टिसिटी तो किसी की भी हो सकती है, बॉडी के टिश्यूज की भी हो सकती है, आर्टरीज की भी हो सकती है, वेन्स की भी हो सकती है। इलास्टिसिटी तो दुनिया में हर चीज की है, किसी की कम किसी की ज्यादा। अब क्या है इलास्टिसिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप या साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप या साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। क्या मतलब है सर? समझाता हूं। जैसे एक रॉड है, ठीक है जी, एक रॉड है, मान लेते हैं कि L लेंथ की रॉड है। इस पे मैंने फोर्स लगाया, इस रॉड पे मैंने फोर्स लगाया, दोनों तरफ से फोर्स लगाया, दोनों तरफ से पकड़ करके खींचा। तो मेरे फोर्स लगाने की वजह से इस रॉड की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। मेरे फोर्स लगाने की वजह से इस रॉड की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। पहले थी लेंथ L, अब हो गई L प्लस डेल्टा L, थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज हो गई। यानी कि इस बॉडी की शेप साइज में क्या आ गया? चेंज आ गया। बॉडी के साइज में चेंज आया कि नहीं आया? आया ना, साइज बढ़ गया, फोर्स लगाने से ऐसे खींचा, बढ़ गया। अब अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, अगर मैं इन फोर्सेस को रिमूव कर दूं, इधर वाला फोर्स भी रिमूव कर दूं और इधर वाला फोर्स भी रिमूव कर दूं, तो अगर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला गया, यानी कि ओरिजिनल शेप पे बिल्कुल वैसी जैसी शेप थी,
बिल्कुल वैसे ही वापस चला गया, जैसी शेप थी बिल्कुल वैसी ही उतनी ही लेंथ पे वापस चला गया भाई। तो हम कहेंगे कि ये परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है। ठीक है जी, मतलब इसने अपनी पूरी शेप रिकवर कर ली है, पहले जैसा था बिल्कुल वैसा ही बन गया है, पहले जैसा था बिल्कुल वैसा ही बन गया है, यानी कि फोर्स हटाने के बाद पहले जैसा ही हो गया। जैसे कि आप लोग हो भाई, ठीक है ना, आप लोग भी तो इलास्टिक हो, है ना। जब तक कोई ना बोले तब तक आप पढ़ते नहीं हो, और जब बोलते हैं तभी पढ़ते हो, जब बोलना बंद हो जाता है तुम नहीं पढ़ते हो, है ना। जैसे अरे नहीं नहीं, सारे बच्चे ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कई बार, है ना, मतलब मजाक में, है ना, जो माँ बाप हैं वो बच्चों को डांट देते हैं, है ना। तो जब डांट पड़ती है तो एक दो दिन आपके ऊपर असर रहता है, तो वो डांट क्या होगी, एक्सटर्नल फोर्स, एक दो दिन असर रहेगा, फिर आप बाद में बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे, है ना। तो यू आर इलास्टिक। ठीक है जी। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप या साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। यानी कि बॉडी का अपनी शेप को रिकवर कर लेना, फोर्सेस को हटाने के बाद बिल्कुल वैसा ही हो जाना पहले जैसा, इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। कुछ लोगों के मन में डाउट आता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी मटेरियल को जितना खींच सकते हैं वो इलास्टिक होता है। नहीं, जैसे खींच तो हम रबड़ को भी सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन कोई रबड़ बहुत ज्यादा इलास्टिक नहीं है भाई, रबड़ कोई बहुत ज्यादा इलास्टिक नहीं है, है ना? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप खींच सकते हो, ठीक है ना, लेकिन उनको हम परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल या बहुत अच्छा कोई इलास्टिक मटेरियल नहीं बोल सकते हैं भाई। इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं है कि वो कितना खिंच सकता है, इलास्टिसिटी का मतलब है कि खिंचने के बाद जब हम फोर्स हटाएंगे तो क्या वो वापस पहले जैसा हो रहा है। जैसे आपके कपड़ों का इलास्टिक, आपके कपड़ों का इलास्टिक, है ना, अगर आप इलास्टिक वाले कपड़े पहनते हो, ठीक है ना, तो उसके अंदर का जो इलास्टिक है, ठीक है जी, उसके अंदर का जो इलास्टिक है, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो अगर आप उसको खींचोगे तो वो बिल्कुल वैसा सही हो जाएगा। हाँ, विद टाइम वो थोड़ा वीक हो जाता है, विद टाइम उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज थोड़ी सी वीक हो जाती हैं, लेकिन शुरू में जब नया नया लाते हैं तो वैसा सही रहता है। अगर आप उसको थोड़ा सा खींचोगे वो बिल्कुल वैसा सही हो जाएगा पहले जैसा, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इलास्टिसिटी का मतलब ये मत समझना कि हम जितना उसको खींच सकते हैं, इलास्टिसिटी का मतलब है कि खींचने के बाद अगर हम छोड़ें तो वो वापस पहले जैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके अंदर दो टाइप की बॉडीज होंगी बेटा, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एंड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, विच कंप्लीटली रीगेन्स इट्स शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो अपनी शेप को पूरे तरीके से रिकवर कर लेता है फोर्स हटाने के बाद, वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है। जो बिल्कुल भी रीगेन नहीं करता, विच डू नॉट रीगेन देयर शेप एट ऑल आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो बिल्कुल भी अपने शेप को, साइज को रीगेन नहीं करता, बिल्कुल भी रीगेन नहीं करता, यानी कि एक बार जो खिंच गया सो खिंच गया, वो प्लास्टिक है भाई। यानी कि जैसे मान लो ये एल लेंथ, ठीक है जी, मैंने इसको खींचा, मैंने इसको खींचा, फोर्स लगाया, ठीक है जी, खींचा, लेंथ बढ़ गई। अब जैसे ही मैंने फोर्स हटा भी दिया तो भी इतनी ही लेंथ है, यानी कि मेरे फोर्स हटाने के बाद भी लेंथ उतनी की उतनी है। मतलब फोर्स लगाने की वजह से लेंथ बढ़ गई थी और फोर्स दोबारा हटाने के बाद भी उतनी ही लेंथ है। समझ, देखो कोई चेंज ही नहीं आया, है ना। डू नॉट रीगेन, इसने अपनी शेप बिल्कुल भी रीगेन नहीं करी, डू नॉट रीगेन एट ऑल, बिल्कुल भी रीगेन नहीं करी, वैसी की वैसी रहेगी फोर्सेस हटाने के बाद भी। तो ये प्लास्टिक है। तो जो पूरी शेप रिकवर कर ले वो परफेक्टली इलास्टिक है, जो बिल्कुल भी रीगेन ना करे वो परफेक्टली प्लास्टिक है भाई। बाकी सब बीच बीच के मटेरियल होंगे जो थोड़ा बहुत रिकवर कर लेते हैं, वो बीच के हो गए ना भाई, आप उनको परफेक्टली इलास्टिक कह सकते हो, ना आप उनको परफेक्टली प्लास्टिक कह सकते हो। ठीक, मेरे ख्याल से तो कोई कंफ्यूजन आपको इसमें नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड एक ग्राफ है, ठीक है ना। जब बॉडीज के बारे में हम बात करेंगे तो इससे रिलेटेड एक ग्राफ है, तो उस ग्राफ के बारे में जरा समझते हैं भाई, ठीक है। आइए,
ये बॉडी है, ठीक है ना, थोड़ी सी छोटी बनाते हैं। ये बहुत फेमस ग्राफ है जो शायद आपने कहीं पे और भी देखा हो, शायद केमिस्ट्री में भी देखा हो। कोई भी जो बॉडी होती है वो एटम से मिलकर बनी होती है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। तो मैं इस रॉड को मान लेता हूं कि ये बहुत सारे एटम से मिलकर बनी हुई है। ये जो वाइट 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 है, मैंने डॉट 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 जो दिखाए हैं, ये एटम्स हैं। क्या है? एटम्स हैं, ठीक है। तो मैंने इन पे फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से इनमें खिंचाव उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से इनमें खिंचाव उत्पन्न हुआ। मैं कोई भी दो एटम्स को पकड़ लेता हूं, कोई भी दो एटम्स को पकड़ लेता हूं, कोई भी एटम्स, दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेता हूं। ये दो मॉलिक्यूल्स की अपन बात करते हैं। इनको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। जब हम इनको खींचने की कोशिश करेंगे तो अगर ये इलास्टिक मटेरियल है, सपोज करें ये इलास्टिक मटेरियल है, तो ये स्प्रिंग की तरह बिहेव करेंगे भाई, ठीक है ना। आप इनको ऐसा समझ सकते हो, आप इनको ऐसा समझ सकते हो कि जब आप इनको जूम करके देखोगे, वी कैन अज्यूम दैट कि ये जो दो एटम्स हैं, ये दो एटम्स को थोड़ा बड़ा बड़ा कर दिया। आप ऐसा समझ सकते हो कि इनको एक तरीके से एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है जी। आप, ये स्प्रिंग थ्योरी है, दिस इज द स्प्रिंग थ्योरी, जिसके साथ हम इलास्टिसिटी को रिलेट करते हैं, क्योंकि स्प्रिंग इलास्टिक होता है ना। स्प्रिंग जो है वो इलास्टिक होता है, तो स्प्रिंग के साथ बेटर वे में आप रिलेट इसको कर पाओगे। तो जब हम फोर्स लगा के इस रॉड को खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, जब हम फोर्स लगा के इस रॉड को खींचने की कोशिश करेंगे तो इनके बीच में जो स्प्रिंग है ना, इनके बीच में एक्चुअल में बॉन्ड होगा, ठीक है ना, बॉन्ड होगा। इन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड होगा जो एज अ स्प्रिंग काइंड ऑफ एक्ट करेगा, ठीक है जी। तो अगर आप बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगा रहे हो तो ये इक्विलिब्रियम में होगा भाई। अगर आप बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगा रहे हो तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आर नॉट। आर नॉट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, उस केस में जो फोर्स है वो जीरो है ना। बिल्कुल भी हम फोर्स नहीं लगा रहे। आर नॉट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस दो एटम्स के बीच का, ठीक है ना, दो एटम्स के बीच का। ये एटम्स को मैंने क्या किया है? जूम किया है। एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को, जो मर्जी कह लो, एटम्स को मैंने क्या किया है? जूम किया है। तो मैंने ये मान लिया कि दो एटम्स विद अ स्प्रिंग कनेक्टेड है। हालांकि बीच में कोई स्प्रिंग नहीं है, लेकिन बॉन्ड तो है, ठीक है ना। इनके बीच में बॉन्ड तो है जो कि एज अ स्प्रिंग एक्ट कर रहा है। तो अगर मैंने कोई भी फोर्स नहीं लगाया है तो दोनों ब्लॉक रेस्ट पे हैं, दोनों जो एटम्स हैं वो रेस्ट पे हैं, और इनके बीच में स्प्रिंग भी अपनी नेचुरल लेंथ में है, बिल्कुल भी खिंचा नहीं है, बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं। अच्छा, अगर आप इनको खींचने की कोशिश करोगे, जब आप फोर्स लगा के इसको खींचने की कोशिश करोगे, ठीक है ना, इस रॉड को जब आप स्ट्रेच करोगे, जब आप रॉड को स्ट्रेच करोगे भाई, तो एटम्स के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, एटम्स के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, एटम्स के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। स्प्रिंग खिंच गया, स्प्रिंग खिंच गया, ठीक है जी। तो स्प्रिंग फोर्स इन पे अंदर की तरफ लगेगा, यानी कि इन एटम्स के बीच जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। दैट वुड बी अट्रैक्टिव, दैट वुड बी अट्रैक्टिव, दिस फोर्स वुड बी अट्रैक्टिव, ताकि ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएं। यानी कि ये कोशिश यही होगी इस रॉड की, क्योंकि अगर ये रॉड इलास्टिक है, ठीक है ना, इसको मैं मान के चल रहा हूं कि दिस इज द इलास्टिक रॉड, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करेगी। तो इस रॉड के जो एटम्स हैं भाई, अगर मैं कहूं कि रॉड पे फोर्स लगा के हमने खींचा और रॉड अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश कर रही है, ओरिजिनल शेप में जाने की कोशिश कर रही है, तो इसके एटम्स भी अपनी ओरिजिनल शेप में या साइज में जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। तो जब मैंने इनको फोर्स लगा के खींचा तो इन पे अंदर की तरफ जो है वो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ठीक है जी। इन पे अंदर की तरफ जो है वो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, जो कि क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, ठीक है ना, अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि आप इनको जबरदस्ती खींच रहे हो लेकिन ये खींचना नहीं चाहते क्योंकि इलास्टिक बॉडी है। और उल्टा बिहेवियर होगा जब आप इस रॉड को कंप्रेस करोगे। मान लो आप इस रॉड को कंप्रेस कर रहे हो, अब स्ट्रेच करने की बजाय आप इस रॉड को क्या कर रहे हो? कंप्रेस कर रहे हो। तो जब आप कंप्रेस करोगे तो इन एटम्स के बीच की दूरी कम हो जाएगी। जब आप इसको कंप्रेस कर दोगे
तो एटम्स के बीच की दूरी कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से कम हो जाएगा। तो ये दोनों स्प्रिंग एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब सॉरी, दोनों ब्लॉक या दोनों एटम थ्रू द स्प्रिंग एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस केस में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा भाई। इस केस में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, ठीक है जी। इस केस में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा अगर डिस्टेंस कम है तो। दोबारा सुन लो, अगर मैं उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करूंगा तो स्प्रिंग उल्टा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव। अगर मैं उसको कंप्रेस करने की कोशिश करूंगा तो स्प्रिंग उसको रिपेल करेगा, यानी कि जो भी मैं करूंगा उसका उल्टा करेगा। तो अगर मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूं तो अट्रैक्टिव फोर्स, अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूं तो रिपल्सिव फोर्स। स्टेबल कहां पे रहेगा, इक्विलिब्रियम पे। स्टेबल कहां पे रहेगा, इक्विलिब्रियम पे। अट्रैक्टिव फोर्स को हम अज्यूम करके चलते हैं, साइन कन्वेंशन है। अट्रैक्टिव फोर्स को हम नेगेटिव मान के चलते हैं भाई, ये साइन कन्वेंशन है भाई। अट्रैक्टिव फोर्स अंदर की तरफ, उसको हम नेगेटिव मान के चलते हैं, और रिपल्सिव फोर्स को हम अज्यूम करके चलते हैं पॉजिटिव, ठीक है जी। रिपल्सिव फोर्स को हम पॉजिटिव अज्यूम करके चलते हैं, ये हमारी कन्वेंशन है। दीज आर द कन्वेंशंस जो कि हम ग्राफ में यूज करेंगे, क्योंकि ग्राफ करना है ना हमें, तो है ना, हमें तो ग्राफ पढ़ना है। अभी तो सिर्फ हमने जो है इसका तामझाम थोड़ा सा देखा है ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है ना, थोड़ा सा तामझाम मैंने ग्राफ बनाने के लिए देखा है। तो दोबारा सुन लो, रॉड है, रॉड के अंदर एटम्स हैं, कोई भी रॉड एटम से मिलकर बनी होगी। उन एटम्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है दैट इज आर नॉट, जिसके ऊपर वो एटम्स जो हैं वो रेस्ट पे हैं। तो अगर आप इसको खींचोगे तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो फोर्स रिपल्सिव होगा भाई, ठीक है ना। खींचोगे तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा और कंप्रेस करोगे तो फोर्स रिपल्सिव होगा, ठीक। क्लियर है भाई। चलो अब रॉड को स्ट्रेच और कंप्रेस हमने कर दिया, ठीक है जी। रॉड को स्ट्रेच और कंप्रेस हमने कर दिया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि ये साइन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसका जो ग्राफ होता है, शायद केमिस्ट्री के अंदर भी ये किसी चैप्टर में आता है, जो फोर्सेस वर्सेस वाला कुछ चैप्टर होता होगा, ठीक है ना। और फिजिक्स के अंदर भी ये एक दो बार आता है, न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर भी ये ग्राफ आता है। ये ग्राफ ऐसा बनता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू आर ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है ना, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, वर्क एनर्जी पावर में हमने पढ़ा है ये फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर। यानी कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं और उसका नेगेटिव करते हैं, तो हमारे पास फोर्स आता है। यानी कि फोर्स इज बेसिकली द नेगेटिव ऑफ स्लोप, नेगेटिव ऑफ स्लोप, यानी कि स्लोप का नेगेटिव, जो भी स्लोप होगी उसका उल्टा, बेसिकली स्लोप का उल्टा, ठीक है जी। माइनस डी यू बाई डी आर, अगर एक्स होता तो डी यू बाई डी एक्स, यहां पे आर है तो डी यू बाई डी आर। तो जहां पे स्लोप जीरो होगी वहां पे फोर्स जीरो होगा। हाँ, ये देखो, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी देखो सबसे कम है, और यहां पे देखो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यहां पे स्लोप जीरो है, तो स्लोप m से लिख रहा हूं, तो स्लोप जीरो तो फोर्स जीरो। और यहां पे सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी आप देख भी पा रहे हो, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो जहां पे फोर्स जीरो है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे, वो वाला डिस्टेंस जो होगा वो आर नॉट होगा। तो इस ग्राफ में ये वाला डिस्टेंस जो है वो आर नॉट है। ध्यान से देखो, दिस डिस्टेंस इज आर नॉट। प्लीज बी क्लियर, प्लीज बी वेरी 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 क्लियर। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं। तो फोर्स जो होता है वो माइनस डी यू बाई डी आर होता है, ठीक है ना। इस केस में जो ग्राफ बनता है वो पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऐसा बनता है इलास्टिक मटेरियल के केस में, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, वहीं पे फोर्स जीरो है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। जो हमने इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़े हैं वर्क एनर्जी पावर के अंदर, उसके अंदर आपको पता है कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो वहां पे कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल। तो वो आर नॉट पे है, आर नॉट पे एटम अपने अपने में स्टेबल है, इनको कोई खींच नहीं रहा, कोई कंप्रेस नहीं कर रहा, तो बड़ा अपने मजे से रह रहे हैं भाई, ना कोई इनको खींच रहा है ना कोई इनको कंप्रेस कर रहा है, तो अपना मजे से रह रहे हैं और फोर्स जीरो है। अगर आपने इससे ज्यादा डिस्टेंस किया, अगर आपने इससे ज्यादा डिस्टेंस किया, ठीक है ना, सपोज करो आर नॉट से ज्यादा डिस्टेंस है, तो आप देख पाओगे यहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एंगल 90 डिग्री से कम है, एंगल 90 डिग्री से कम है भाई।
ठीक है ना, तो स्लोप पॉजिटिव होगी तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव, नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव, ठीक है जी। तो R ग्रेटर देन R नॉट पे फोर्स अट्रैक्टिव होता है क्या, चेक करो, खींचोगे तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। देखो साइन मैच कर रहा है, साइन मैच कर रहा है भाई ग्राफ के साथ, ठीक है ना। यहां पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे R नॉट से ज्यादा पे, ये R नॉट है तो इसके इधर R नॉट से ज्यादा, ठीक है जी, इसके इधर जो है वो R इज ग्रेटर देन R नॉट और इसके इधर जो है वो R इज लेस देन R नॉट, ठीक है जी। तो R ग्रेटर देन R नॉट पे स्लोप पॉजिटिव है, फोर्स नेगेटिव होगा यानी कि अट्रैक्टिव होगा, वही आ रहा है। अच्छा इसके इधर टेंजेंट बना दो, इसके इधर टेंजेंट बना दो, तो ये देखो स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव भाई, ठीक है जी, स्लोप नेगेटिव, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है, स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होगा भाई। स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होगा। स्लोप इज नेगेटिव, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है, स्लोप नेगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव। फोर्स पॉजिटिव मतलब रिपल्सिव, फोर्स पॉजिटिव मतलब रिपल्सिव। क्या यही आ रहा है आर लेस देन आर नॉट के लिए, यही आ रहा है क्या? आर लेस देन आर नॉट के लिए जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो डिस्टेंस कम रह जाएगा तो फोर्स रिपल्सिव होगा, ठीक है जी, स्प्रिंग वाला फोर्स। और अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे आर ग्रेटर देन आर नॉट होगा तो अट्रैक्टिव होगा। यही काम यहां पे हो रहा है। आर नॉट पे इक्विलिब्रियम है, इस पे फोर्स जीरो है, स्लोप जीरो है तो फोर्स जीरो है। यहां पे स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होगा, अट्रैक्टिव होगा। यहां पे स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होगा, रिपल्सिव होगा। तो कम डिस्टेंस रिपल्सिव, ज्यादा फोर्स, ज्यादा डिस्टेंस अट्रैक्टिव, और बिल्कुल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फोर्स जीरो। तो ये ग्राफ आप अपने दिमाग में रखेंगे। तो इस ग्राफ को याद करना है भाई, तो इस ग्राफ को याद करना है। क्लियर है भाई? तो दिस इज द ग्राफ जिससे इलास्टिसिटी चैप्टर की शुरुआत होती है, ठीक है ना। ये वो ग्राफ है जिसके साथ इलास्टिसिटी चैप्टर की शुरुआत होती है। इसी मौके पे हम पी लेते हैं पानी। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस, जी हां, स्ट्रेस क्या होता है भाई? सर जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है सर, अभी और स्ट्रेस नहीं लेना है। सही बात है, जिंदगी में ही जब इतना ज्यादा स्ट्रेस है तो और स्ट्रेस लेके क्या ही करोगे, लेकिन लेना तो पड़ेगा भाई, लेना तो पड़ेगा। आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है वो स्ट्रेस का ही नाम हो गई है भाई, ठीक है ना। क्या करें, हमारी मजबूरी है, ठीक है ना, क्या ही कर सकते हैं इसमें। लेकिन हाँ यही है कि जिंदगी को हम अच्छे से जिए, जिस टाइम पे जो करना है वही करें, है ना, बेस्ट वे में। बस इसको, स्ट्रेस को भगाने का यही तरीका है कि जिस समय जो कर रहे हो उसमें आप अपना पूरा जी जान लगा दो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई, एंजॉय कर रहे हो तो एंजॉय, बस उस टाइम पे आप उस पे वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, आपका दिमाग वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। स्ट्रेस क्या है? द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड on a body on stretching or compressing the body। क्या मतलब सर, समझाता हूं। एक बॉडी है, हाँ सर ठीक है, उसको हमने खींचा, उसको हमने खींचा। जब हमने उसको खींचा, जब हमने उसको खींचा तो डिस्टेंस बढ़ गया। जब हमने उस बॉडी को खींचा तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होंगे, तो उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होंगे। हमने उसको खींचा, ये हमने लगाया है, ये एक्सटर्नल है बेटा, जो अप्लाई किया है, अप्लाइड, जो हमने अप्लाई किया है, जो हमने अप्लाई किया है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है ना, दोनों तरफ किया है, मैं एक ही साइड लिख रहा हूं बस। तो इसकी वजह से, क्योंकि जब हमने इसको खींचा तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस का जन्म होगा, ठीक है जी, जिनको हम इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, जिनको हम बोलेंगे इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग का मतलब होता है कि जो इसको वापस अपनी ओरिजिनल
यहां पे पूरा ही लिख देता हूं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एफ इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, एफ आई एन, दैट इज इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसके अंदर डेवलप हुए हैं, हमारे खींचने की वजह से, हमारे फोर्स लगाने की वजह से इसके अंदर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस जो हैं वो डेवलप हुए हैं, क्योंकि हमने इनको खींचा है तो वो फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस का जन्म होगा। तो अंदर से उन फोर्सेस का जन्म हुआ हमारे खींचने की वजह से। तो अगर हम इस फोर्स को डिवाइड बाय एरिया करेंगे तो स्ट्रेस आएगा। एरिया कौन सा? परपेंडिकुलर एरिया, ये वाला एरिया, जनरली ये वाला एरिया लेते हैं जो रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। खैर वो एरिया बाद की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये वाला एरिया ले लेता हूं, ठीक है जी। दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हालांकि हर बार परपेंडिकुलर वाला एरिया नहीं होता, ठीक है ना, तो लेकिन इस केस में अपन मान के चल रहे हैं कि इसके जो परपेंडिकुलर वाला एरिया है, ठीक है जी, ये वाला एरिया। जैसे अगर मैं बॉटल की बात करूं, ये बॉटल है मेरे पास, तो इस पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया, मार्कर देखो ऐसे, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना बॉटल का गोल गोल एरिया, इसकी बात कर रहा हूं। ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो सर प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, क्या दोनों में कोई फर्क है? फर्क है बेटा। प्रेशर जो होता है वो होता है अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर जो होता है वो होता है अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी, प्रेशर वो होता है। स्ट्रेस जो अंदर से डेवलप होता है भाई, स्ट्रेस हमारे दिमाग के अंदर होता है। इस स्ट्रेस को मारो गोली, आप अपने दिमाग के स्ट्रेस की बात सुनो। हमारे दिमाग में स्ट्रेस होता है, अंदर का स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस लिखते वक्त जो फोर्स आएगा वो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स आएगा डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर में जो फोर्स आएगा वो जो हम अप्लाई कर रहे हैं, वो प्रेशर में कौन सा फोर्स आता है? जो हम अप्लाई करते हैं। स्ट्रेस के अंदर कौन सा फोर्स आता है? जो इंटरनली डेवलप होता है हमारे फोर्स लगाने की वजह से, ठीक है ना। तो स्ट्रेस जो है वो इंसान के अंदर से जन्म लेता है, तो यहां पे भी जो स्ट्रेस है वो बॉडी के अंदर से जन्म ले रहा है। कारण बाहर वाला ही है, कारण बाहर वाला ही है। हमारी जिंदगी में भी टेंशन का कारण बाहर वाले ही होते हैं भाई। इंसान अपनी जिंदगी से इतना दुखी नहीं होता है जितना दूसरों को खुश देख के होता है भाई, है ना। अपनी जिंदगी में तो उसके पास पर्याप्त है भाई, है ना, खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है ना, घर में रहने को मकान है। अगर फिर भी वो इंसान परेशान है, चलो डेटा भी है, आजकल डेटा भी जरूरी है ना, रोज का 2 GB डेटा भी मिल रहा है, तो भाई तो फिर भी इंसान परेशान है, क्योंकि वो दूसरों को सुखी देख के परेशान है, वो खुद के दुख से परेशान नहीं है, वो दूसरों के सुख से परेशान है। तो स्ट्रेस उसके अंदर से डेवलप होता है, कारण बाहर से बनता है, कारण तो बाहर वाला ही है, ठीक है ना। तो बाहर से प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर तो अंदर दिमाग में स्ट्रेस आता है भाई, आता है कि नहीं आता? बाहर से आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, पढ़ाई का प्रेशर बाहर से आता है तो दिमाग के अंदर स्ट्रेस होता है। बस ऐसे याद कर लो, बाहर से पढ़ाई का प्रेशर, दिमाग के अंदर स्ट्रेस, बाहर से पढ़ाई का प्रेशर, दिमाग के अंदर स्ट्रेस, बाहर से पढ़ाई का प्रेशर, दिमाग के अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम है, अगर इक्विलिब्रियम है, इन इक्विलिब्रियम ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। अगर मैं कहूं कि ये रॉड इक्विलिब्रियम में है तो जितना मैंने फोर्स लगाया है उतना ही अंदर डेवलप होगा, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम के अंदर दोनों ही बराबर होंगे, ठीक है जी, जरूरी नहीं है लेकिन इक्विलिब्रियम के अंदर दोनों ही बराबर होंगे भाई, ठीक है जी। तो प्रेशर में बाहर वाला फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस में अंदर वाला फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है जी, ये बात देखनी है। ऐसे यूनिट्स क्या होंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। दीज आर द एसआई यूनिट्स। फोर्स अपॉन एरिया है ना,
तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, खत्म बात। सो दिस इज द स्ट्रेस, ये स्ट्रेस की बेसिक डेफिनेशन है जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। उसके बाद आता है जी स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है? व्हाट इज स्ट्रेन? देखो, पहले लेंथ एल थी, मेरे फोर्स लगाने की वजह से लेंथ में वृद्धि हुई, मेरे फोर्स लगाने की वजह से लेंथ में वृद्धि हुई, एल प्लस डेल्टा एल हो गई। मेरे फोर्स लगाने की वजह से लेंथ में वृद्धि हुई और वो एल प्लस डेल्टा एल हो गई। ठीक है जी, मेरे फोर्स लगाने की वजह से लेंथ में वृद्धि हुई और वो एल प्लस डेल्टा एल हो गई, मेरे फोर्स लगाने की वजह से। तो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आता है, ठीक है ना। स्ट्रेन होता है, जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशन का मतलब लेंथ भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। यहां पे चेंज इन डायमेंशन का मतलब है लेंथ, क्योंकि यहां पे लेंथ की बात हो रही है। डायमेंशन मतलब यहां पे लेंथ की बात हो रही है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो यहां पे लेंथ में चेंज कितना हो रहा है? डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ क्या है? एल। इस स्ट्रेन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा कि इस स्ट्रेन का स्पेशल नाम क्या है। ठीक है, तो सीधी सीधी सी बात है, हमने बाहर से फोर्स लगाया, बाहर से फोर्स लगाया तो उसकी वजह से स्ट्रेस पैदा हुआ और स्ट्रेस पैदा होने की वजह से स्ट्रेन पैदा हुआ। ठीक है जी, ऐसा कह सकते हो। या फिर मतलब खिंचाव आया, पहले खिंचाव आया फिर उसकी वजह से स्ट्रेस पैदा हुआ, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है ना, ये ज्यादा बेटर है कि भाई हमने जो है इसमें खिंचाव पैदा किया, ठीक है ना, हमने जो है वो खिंचाव पैदा किया, स्ट्रेन जो है इसमें खिंचाव पैदा किया, स्ट्रेन आया और उसकी वजह से इसमें स्ट्रेस पैदा हुआ। ठीक है जी, हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद रॉड खींची, हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद रॉड खींची, यानी कि उसमें स्ट्रेन पैदा हुआ, तो अंदर फोर्सेस का डेवलपमेंट हुआ, अंदर फोर्सेस का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है जी, ऐसा बोलो वो ज्यादा सही है। ठीक है जी, क्लियर है भाई? ओके, तो फोर्स लगाने की वजह से इसकी लेंथ में चेंज आया है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो इसके कोई यूनिट्स नहीं है, नो यूनिट्स, इसके कोई यूनिट्स नहीं है, लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है जी, चलो उसके बाद है हुक्कू अंकल। हुक्कू, जी हाँ हुक्कू। हाय हुक हाय हुक हाय हाय, हाय हुक हाय हुक हाय हाय, हुक्कू अंकल। हुक्कू अंकल क्या कह रहे हैं भाई? हुक्कू अंकल क्या कह रहे हैं? हुक्कू अंकल का लॉ है कि भाई जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है भाई। ये हुक का नाम क्या है? पूरा नाम था इनका रॉबर्ट हुक, पूरा नाम था इनका रॉबर्ट हुक। ठीक है जी, इन्होंने ही ये लॉ दिया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है स्प्रिंग के लिए, जिसको F इज इक्वल्स टू के एक्स लिखते हैं। अभी भी हम स्प्रिंग से, क्योंकि स्प्रिंग भी इलास्टिक होता है, ये चैप्टर भी इलास्टिक है, इलास्टिसिटी वाला है, इसीलिए इस चैप्टर में हुक अंकल वापस आ गए, है ना। हुक ने ही बताया था कि F इज प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के के आता है, जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, याद है? ठीक है, तो यहां पे भी यही सिनेरियो यहां पे चल रहा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और यही वो इंसान है जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी, यही वो इंसान है जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी भाई। तो आपके बायो में है ना, हाँ, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है ना, तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है भैया। फिजिक्स के भी अंदर घुसा हुआ है बंदा, बायो के अंदर भी घुसा हुआ है। इस चैप्टर के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में कि भाई किस तरीके से इलास्टिसिटी का रिलेशन बायो की भी कुछ टर्मिनोलॉजी से आता है। ठीक है, चलो, हुक्कू अंकल ने कहा कि भाई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वैसे ही स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कि हम जितना स्ट्रेन आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आएगा। ज्यादा स्ट्रेस ज्यादा स्ट्रेन, ज्यादा स्ट्रेन ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस ज्यादा स्ट्रेन, ज्यादा स्ट्रेन ज्यादा स्ट्रेस। ठीक है जी, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा भाई, प्रोपोर्शनलिटी हटाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा।
इसको बोलते हैं ई। तो ई आ गया हमारे पास स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ई आ गया हमारे पास स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो। एक तो ये चीज आपको याद रखनी है, दैट इज हुक्स लॉ, दैट इज हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है ना। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन दैट इज ई, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशो दैट इज ई। सर ये ई क्या है बता तो दो। अब इस ई को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इससे यह पता चलता है कि कोई मटेरियल कितना इलास्टिक है। इसके थ्रू हम यह पता करते हैं कि कोई मटेरियल कितना इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब यह नहीं कि कितना खिंच जाता है, इलास्टिक का मतलब है कि छोड़ने के बाद क्या वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस जा पाएगा। तो अगर वो जा पाएगा तो वो ज्यादा इलास्टिक है, अगर वो नहीं जा पाएगा तो वो कम इलास्टिक है, ठीक है ना। बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा तो प्लास्टिक है, ठीक है जी। तो दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां पे जो ई है दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है जी। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशो है। इससे यह पता चलता है कि कोई मटेरियल कितना ज्यादा इलास्टिक है, कितना कम इलास्टिक है, इसकी वैल्यू से। तो इसकी जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। कैसे डिपेंड करती है वो तो अभी हम बात करेंगे। इसकी वैल्यू मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मटेरियल एंड टेम्परेचर, मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, ठीक है जी। दोनों पे डिपेंड करती है भाई, मटेरियल पे भी और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ मटेरियल पे तो जरूर डिपेंड करती है। मटेरियल चेंज हो जाएगा तो इलास्टिसिटी भी उस मटेरियल की चेंज हो जाएगी। जैसे अगर कॉपर वायर है तो उसकी इलास्टिसिटी अलग होगी, स्टील वायर है उसकी इलास्टिसिटी अलग होगी, रबड़ है उसकी इलास्टिसिटी अलग होगी, ब्रास है, जिंक है, उसकी इलास्टिसिटी अलग होगी। तो मटेरियल पे तो इलास्टिसिटी डिपेंड करती है, साथ के साथ टेम्परेचर पे भी करती है। वो बाद में देखेंगे कि कैसे करती है, ठीक। क्लियर है भाई, ठीक है। मेरे ख्याल से तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। हाँ, इस फॉर्मूले में जो ई है वो एज अ कांस्टेंट आया है। इस फॉर्मूले के अंदर जो ई है वो एज अ कांस्टेंट आया है, तो वो इस फॉर्मूले के अंदर लिखी हुई चीजें स्ट्रेस और स्ट्रेन इन पे डिपेंड नहीं करता भाई। वो इस फॉर्मूले के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन उन पे डिपेंड नहीं करता है भाई, ठीक है ना। स्ट्रेस या स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है मटेरियल और टेम्परेचर में। कोई भी चीज किसी भी फॉर्मूले में अगर एज अ कांस्टेंट आती है, कोई भी चीज किसी फॉर्मूले में अगर एज अ कांस्टेंट आती है वो उस फॉर्मूले की चीजों पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो रेजिस्टेंस आता है। तो रेजिस्टेंस क्या करंट पे डिपेंड करता है? नहीं, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट। रेजिस्टेंस ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना ही करंट पे डिपेंड करता है। तो भाई किसी भी चीज में, किसी भी फॉर्मूले में अगर कोई भी चीज एज अ कांस्टेंट आती है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद आती है, तो वो उस फॉर्मूले की बाकी चीजों पे डिपेंड नहीं करती है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन पे ये डिपेंड नहीं करेगा। ये फिर किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल और टेम्परेचर पे। ऐसे ही जो रेजिस्टेंस है वो भी वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता, ये किन्हीं और चीजों पे डिपेंड करता है। क्या ये बात समझ में आ गई है भाई? क्लियर है? बिल्कुल पूरे तरीके से क्लियर है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए आपको कि ये जो ई है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी और चीज पे डिपेंड करेगा, मटेरियल और टेम्परेचर पे, ठीक है। इसके यूनिट्स क्या होंगे भाई? ई के यूनिट्स स्ट्रेस के होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन के हैं ही नहीं, स्ट्रेन के है ही नहीं, 1 लिख लो उसकी जगह पे, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसके यूनिट्स हो गए बेटा ई के। स्ट्रेस के होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन के है ही नहीं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। 1 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि कोई यूनिट्स नहीं है स्ट्रेन के, इसलिए उसकी जगह पे मैंने 1 लिख दिया, मतलब कोई यूनिट्स नहीं, ठीक है। तो कोई दिक्कत? जैसे कोई भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती थी तो उसकी जगह पे 1 लिख देते थे,
है ना। यूनिट्स एंड डायमेंशन में अगर कोई भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती थी तो उसकी जगह पे 1 लिख देते थे, वही चीज़ है, ठीक है ना। जिसको नहीं भी पता तो सिंपल चीज़ है भाई, ऊपर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, नीचे कुछ नहीं है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा। तो भाई हमें क्या पढ़ना है, 3 टाइप के स्ट्रेस, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हमें पढ़ना है 3 टाइप के स्ट्रेस के बारे में एंड स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेस भी 3 टाइप के, स्ट्रेन भी 3 टाइप के, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप के भाई। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप के। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये भी कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे, ठीक है जी। तो जिनके बारे में हमें स्टडी करना है भाई। तो चलो एक एक करके अब इनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में पहला स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज पैरेलल टू लेंथ। जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है वो लेंथ के पैरेलल है एंड परपेंडिकुलर टू द एरिया है, ठीक है जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब जो हमने ये डायग्राम बनाई थी ना, इसी डायग्राम की बात हो रही है। सबसे कॉमन स्ट्रेस यही वाला है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पे ये जो हमने डायग्राम बनाई है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की ही डायग्राम बनाई है भाई, ठीक है ना। यहां पे जो हमने डायग्राम बनाई है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की ही डायग्राम बनाई है, ठीक है जी। तो इसी के बारे में सबसे पहले विचार चर्चा होगी। दूसरे स्ट्रेस तो बाद में आएंगे, वो भी बाद में आएंगे। अभी जो हमने डायग्राम्स बनाई है ना, तो स्ट्रेस के अंदर जो स्ट्रेन के अंदर डायग्राम्स बनाई हैं वो सारी लॉन्गिट्यूडनल की ही डायग्राम्स हैं, ठीक। क्या मतलब होता है, देखो ये रॉड है, ये रॉड की लेंथ है, बिल्कुल सही। ये रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है जी, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड। ये रॉड की लेंथ है और ये रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो आपने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है जी, आपने इस पे फोर्स लगाया। ये जो फोर्स है क्या ये लेंथ के पैरेलल है? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस के अंदर डेवलप हो रहा है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस के अंदर डेवलप हो रहा है। अब लेंथ बढ़ चुकी है, फोर्स लगाने से अब लेंथ एल नहीं रही, अब लेंथ हो चुकी है एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है जी। तो क्या ये इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स देखो क्या लेंथ के पैरेलल है? लेंथ भी एक्स एक्सिस में है और इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स भी एक्स एक्सिस में है। तो क्या ये लेंथ के पैरेलल है? जी हाँ, लेंथ के पैरेलल है, इसीलिए इसका नाम है लॉन्गिट्यूडिनल। लेंथ के पैरेलल जो चीज होती है उसको लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं, पैरेलल, ठीक है जी, लेंथ के। तो लेंथ के पैरेलल लॉन्गिट्यूडिनल। उसके बाद यही फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही वाला जो फोर्स है ये लेंथ के तो पैरेलल है लेकिन एरिया के परपेंडिकुलर है। ध्यान से चेक करो, ये वाला फोर्स लेंथ के पैरेलल है और एरिया के परपेंडिकुलर है, एरिया के परपेंडिकुलर है भाई, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी बोलते हैं, तो इसको नॉर्मल भी बोल लेते हैं, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दोबारा बताता हूं, दोबारा क्लियर करता हूं। स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉडुलस तीन टाइप के होते हैं। तो पहला स्ट्रेस का टाइप पढ़ रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में जो हम फोर्स लगाते हैं या जो फोर्स उसके अंदर डेवलप होता है, हमारे लगाने की वजह से ही अंदर फोर्स डेवलप होगा, वो लेंथ के पैरेलल है और एरिया के परपेंडिकुलर है। लेंथ के पैरेलल है और एरिया के परपेंडिकुलर है भाई, ठीक है जी। तो इस फोर्स को हम, ठीक है जी, अपन क्या बोल रहे हैं, इंटरनल
रीस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है जी, और वो लेंथ के पैरेलल है एरिया के परपेंडिकुलर। चलो ये चीज क्लियर हो गई है। अब ध्यान से सुनिए आगे, ध्यान से सुनिए आगे। इस स्ट्रेस को हम क्या लिखेंगे? फोर्स अपॉन एरिया। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया। कौन सा एरिया लेना है? नॉर्मल एरिया या परपेंडिकुलर एरिया? नॉर्मल एरिया या इसकी जगह परपेंडिकुलर एरिया भी बोल सकते हैं। नॉर्मल एरिया या परपेंडिकुलर एरिया, इसको स्ट्रेस बोलते हैं। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होता है उसको परपेंडिकुलर एरिया से डिवाइड करते हैं, ठीक है जी, तब जाके हमारे पास जो स्ट्रेस आता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आता है। इसको अब स्ट्रेस नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे। स्ट्रेस का पहला टाइप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है जी, स्ट्रेस का पहला टाइप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्लियर हो गया भाई? तो स्ट्रेस के 3 टाइप होते हैं, अभी बाकी 2 टाइप तो हमने पढ़े ही नहीं, वो तो अभी बाद में पढ़ेंगे। स्ट्रेस के 3 टाइप होते हैं, उसमें से पहला स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसमें जो फोर्स होता है वो लेंथ के पैरेलल होता है, एरिया के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रेन डेवलप होगी, तो उस स्ट्रेन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसकी वजह से जो स्ट्रेन इसके अंदर डेवलप होती है तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दैट इज डेल्टा एल बाय एल, दैट इज डेल्टा एल बाय एल। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन के भी 3 टाइप होते हैं, उनमें से पहला टाइप यही है। तो यहां पे जो हमने टाइप पढ़ा था तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही थी, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही थी, यानी कि जो जो भी हमने टाइप पढ़े हैं तो 2 हमने पहले पहले टाइप ही पढ़े हैं। अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है वो ये 2 टाइप का होता है भाई। आगे भाई स्ट्रेस 3 टाइप का होता है, स्ट्रेस 3 टाइप का होता है। सर इस स्ट्रेस को देख के हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, होगा। तो स्ट्रेस 3 टाइप का होता है। स्ट्रेस में से पहला टाइप लॉन्गिट्यूडनल है, स्ट्रेस 3 टाइप का होता है, उसमें से पहला टाइप लॉन्गिट्यूडनल है। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो 2 टाइप का होता है, टेंजाइल एंड कंप्रेसिव। टेंजाइल एंड कंप्रेसिव क्या मतलब सर? टेंजाइल का मतलब होता है खींचने वाला स्ट्रेस, जिसमें हम फोर्स लगा के उसको खींचते हैं तो लेंथ बढ़ती है। कंप्रेसिव का मतलब होता है कि जब हम फोर्स लगा के उसको दबाते हैं, जब हम फोर्स लगा के इसको दबाते हैं भाई, जब हम फोर्स लगा के उसको दबाते हैं तो टेंजाइल फोर्स लगा के खींच रहे हैं, ठीक है जी। कंप्रेसिव फोर्स लगा के दबा रहे हैं, ठीक है जी। टेंजाइल फोर्स लगा के खींच रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा के दबा रहे हैं। 2 टाइप के, ठीक है जी। खींचने वाला दबाने वाला, खींचने वाला दबाने वाला, खींचने वाला दबाने वाला, ठीक है जी। तो 2 टाइप के लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गए। तो स्ट्रेस 3 टाइप के हो गए, उनमें से पहला टाइप है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और उस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के 2 टाइप हो गए, टेंजाइल और कंप्रेसिव। टेंजाइल मतलब खींचने वाला, कंप्रेसिव मतलब दबाने वाला। आपने एक ऐड देखी होगी बहुत पहले, अंबुजा सीमेंट की ऐड आती थी, अब शायद उन्होंने वो वर्ड यूज करना बंद कर दिया है। हाँ, अंबुजा सीमेंट फेवरेट सीमेंट है भाई, नहीं घर पे नहीं लगवाया है, वैसे फेवरेट है, ठीक है, बोलने के लिए। घर पे तो बिनानी सीमेंट लगवाया है। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला अंबुजा सीमेंट, क्या बोलते हैं? विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला अंबुजा सीमेंट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब वो सीमेंट के अंदर जो है उस सीमेंट को दबाना आसान नहीं है, उस सीमेंट के अंदर बहुत अच्छी खासी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, मतलब उस सीमेंट को दबाना आसान नहीं है, यानी कि वो कंप्रेशन को, दबाव को अच्छा झेल सकता है। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो दबाव को अच्छा झेल सकता है। समझ गए भाई? भयंकर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसके अंदर, ठीक। चलो भाई, अब
मैंने कहा था 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, 3 टाइप के स्ट्रेन होते हैं, उसमें से पहला टाइप का स्ट्रेस और पहले टाइप का स्ट्रेन कवर हो गया है। तो पहले टाइप का मॉडुलस कौन सा होता है? पहले टाइप के मॉडुलस को कहते हैं यंग्स मॉडुलस। एक मॉडुलस आता है यंग्स मॉडुलस। वाई? सीधी सीधी सी बात है भाई कि लॉन्गिट्यूडिनल stress is directly proportional to longitudinal strain. तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी वाई आएगा बेटा, वाई, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये यंग एक और चैप्टर में आता है 12th क्लास में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी, उसमें भी आता है यंग। इस यंग की खासियत यह थी कि इसका नाम यंग था, तो बुढ़ापे में भी यह यंग ही रहा, बचपन से भी यह यंग ही था, पैदा होते ही यंग बन गया था बेटा ये। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, हो सकता है यंग इसकी कास्ट हो तो इसके परिवार में सब जो हैं वो यंग ही हों, कभी बूढ़े होते ही ना हो। तो आप लोग सर्च करना भाई, क्या इसके परिवार में सब लोग यंग ही थे, क्या इनकी कास्ट ही यंग थी? तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस का पहला टाइप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, स्ट्रेन का पहला टाइप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दोनों का रेशो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो पहला जो मॉडुलस आ गया है हमारे पास वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया है भाई। दैट इज द फर्स्ट मॉडुलस विच वी हैव कवर्ड देयर, और इसका नाम है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू एफ बाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है जी, ऐसे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ लोग इसको डेल्टा एल की फॉर्म में याद करते हैं, जो कि कंपलसरी है याद करना, डेल्टा एल, ठीक है जी, डेल्टा एल की फॉर्म में इसको याद करना है, यानी कि चेंज इन लेंथ एफ एल बाई ए वाई, एफ एल बाई ए वाई, ठीक है ना। तो कुछ लोग इसको ऐसे याद करते हैं, एफ इज इक्वल्स टू वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। एक ही बात है, इसको बस ऊपर नीचे अरेंज कर रहे हैं हम। ये देखो, y के साथ a मल्टीप्लाई हो गया, y के साथ a मल्टीप्लाई हो गया, l नीचे आ गया और डेल्टा l नीचे चला गया, ऊपर चला गया, तो y a डेल्टा l डिवाइडेड बाई l। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। ये तो मैं आपको आगे जाके याद करवा ही दूंगा दोनों, मतलब है ये एक ही फॉर्मूले, तीनों एक ही फॉर्मूले हैं, एक ही फॉर्मूले के 3 अलग अलग रूप हैं, ठीक है ना, एक ही फॉर्मूले के 3 अलग अलग रूप हैं, लेकिन बार बार इसको ऊपर नीचे बनाने से अच्छा है कि हम इसको याद ही कर लेंगे। सर क्या जरूरत है याद करने की? कोई जरूरत नहीं है, अपने आप क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा, अपने आप क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है जी, चाहे y की फॉर्म में लिखो, चाहे f की फॉर्म में लिखो, चाहे डेल्टा l की फॉर्म में लिखो, ठीक। तो मेरे ख्याल से तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा भाई, यहां पे देखो, y इज इक्वल टू एफ बाई ए एल अपॉन डेल्टा एल। तो अगर किसी मटेरियल का, सिंपली एक सीधा सीधा सा सवाल है, ठीक है ना, सीधा सीधा सा एक सवाल है, अगर किसी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है तो उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करना, उसको स्ट्रेच करना या कंप्रेस करना इजी है या डिफिकल्ट है?
अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, ठीक है ना, यंग्स मॉडुलस भी बेटा मटेरियल और टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वो भी मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो ये भी मटेरियल और टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। कॉपर का अलग होगा, स्टील का अलग होगा, ठीक है जी, ब्रास का अलग होगा, जिंक का अलग होगा, सबका अलग होगा रे, ठीक है जी, मटेरियल एंड टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। अब जरा ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, जिसका y ज्यादा है, देखो इस फॉर्मूले को देखो, इजीली पता चल जाएगा इसके, जिसका y ज्यादा है तो उसको स्ट्रेच करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा कंप्रेस करने के लिए भी। तो जिसका y ज्यादा है, देखो y ऊपर लिखा है, फोर्स भी ऊपर लिखा है, तो अगर मैं बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट मान लूं, सिर्फ आप फोर्स और y को देखो, मैं बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट मान के चलता हूं, तो अगर y जिस मटेरियल का ज्यादा है तो उस मटेरियल को स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना, यानी कि उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करना डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा भाई। तो ये टीबीएस फील है भाई, ये क्वेश्चन आपको फील दिलाएगा कि यंग्स मॉडुलस का मतलब क्या है, ठीक है ना, इससे आपको यंग्स मॉडुलस की फील आएगी, अच्छा समझ गए। जैसे स्प्रिंग के केस में नहीं होता कि जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है तो वो स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ होता है, ज्यादा कठोर होता है। अपने दिमाग में फिगर बनाओ, कठोर मोटे से स्प्रिंग की फिगर बनाओ, हाँ, तो जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करना उतना ही मुश्किल होता है। सेम चीज यहां पे है, जिस बॉडी का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करना उतना ही मुश्किल होगा, है ना, ये बात याद रखिएगा भाई। लेकिन इलास्टिसिटी नहीं बोला मैंने अभी इलास्टिसिटी के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, इलास्टिसिटी अलग चीज है। इलास्टिसिटी का मतलब यह नहीं होता कि स्ट्रेच करना या कंप्रेस करना कितना आसान या कितना डिफिकल्ट ना। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि किसी को अगर हम फोर्स लगा के छोड़ देंगे तो वो वापस आ पाता है या नहीं आ पाता ओरिजिनल शेप में। ओरिजिनल शेप में वापस आना या ना आना, वो इलास्टिसिटी डिपेंड करती है उस पर, ठीक है ना। ये अलग चीज पूछ रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं कि किसी भी चीज को स्ट्रेच करना या कंप्रेस करना कितना डिफिकल्ट या कितना आसान है। तो जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा तो यानी कि उसको स्ट्रेच करना या कंप्रेस करना उतना ही डिफिकल्ट होगा भाई। तो इस बात को आप याद भी रखेंगे, ठीक है ना, जो बात मैंने आपको बताई है यंग्स मॉडुलस की फील के लिए। चलिए भाई, अब थोड़ी देर बाद न्यूमेरिकल्स का सिलसिला शुरू होगा, ठीक है ना, जो हम थोड़ी देर कंटिन्यू करेंगे भी उसको। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन यंग्स मॉडुलस, टेम्परेचर का यंग्स मॉडुलस पे क्या इफेक्ट होगा। जनरली देखा गया है, कोई रूल तो नहीं है लेकिन जनरली देखा गया है, जनरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेस। होता क्या है कि कोई भी चीज जो होती है ना वो एटम से मिलके बनी होती है, कोई भी चीज एटम से मिलके बनी होती है, तो इनके बीच में होती है बॉन्डिंग, यानी कि इनके बीच में फोर्सेस होते हैं। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इसको हीट कर रहे हो, आप इसको हीट कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, तो आप रॉड ये फैल जाएगी। हीट करने से चीजें फैल जाती हैं भाई, हीट करने से चीजें क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। जब किसी चीज को आप हीट करते हो तो वो चीज क्या हो जाती है, फैल जाती है भाई, ठीक है ना। स्ट्रेच करेंगे तो वो फैल जाएगी, है ना। तो उससे होगा क्या, ये एटम्स दूर दूर चले जाएंगे, उससे होगा क्या, ये एटम्स दूर दूर चले जाएंगे, यानी कि पहले के मुकाबले में इनके बीच में गैप ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। पहले के मुकाबले में आप गैप जो है इनके बीच में ज्यादा हो जाएगा, तो गैप ज्यादा होने की वजह से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगे। तो यानी कि यंग्स मॉडुलस क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से यंग्स मॉडुलस डिक्रीज होता है। दोबारा सुन लो, दोबारा क्लियर कर रहा हूं,
ये थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है, सर्चन रीजन का सवाल बन सकता है। ये टेम्परेचर बढ़ाने से यंग्स मॉडुलस कम क्यों होता है? क्योंकि यंग्स मॉडुलस जो है बेसिकली यार ये बताता है, अभी मैंने आपको फील के अंदर बताया कि यंग्स मॉडुलस ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, सॉरी, यंग्स मॉडुलस ज्यादा होने का मतलब होता है कि उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करना डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें फोर्सेस ज्यादा इन्वॉल्व है। तो अब जब हम उसको गर्म कर देंगे तो एटम्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो उनके बीच में जो फोर्सेस इन्वॉल्व थे वो वीक हो गए। तो अब पहले के मुकाबले में उतने स्ट्रांग फोर्सेस नहीं है, तो अब आप इजीली स्ट्रेच कर पाओगे, क्योंकि अब वीक फोर्सेस हैं इनके बीच में, अब एटम्स के बीच में वीक फोर्सेस हैं, तो अब आप उसको इजीली स्ट्रेच कर पाओगे। ठीक है ना? तो वाई कम हो जाएगा, है ना, वाई कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से वाई कम, और इजी टू स्ट्रेच या कंप्रेस, इजी टू स्ट्रेच या कंप्रेस, तो इसको स्ट्रेच या कंप्रेस करना अब आसान हो जाएगा। तो सारा खेल जो है इंटरनल फोर्सेस का है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का है। ठीक है जी, तो इस बात को याद रखिएगा। मेरे ख्याल से तो आपको कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, तो असर्शन रीजन का सवाल ये बन सकता है। एक सवाल पूछा है, जरा देखिएगा, पढ़िए इस बार एक सवाल को, इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोचिए, लिखना नहीं है, सिर्फ सोचिए। यंग्स मॉडुलस ऑफ अ परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी, बिल्कुल सख्त बॉडी है, बिल्कुल सख्त बॉडी है भाई। ठीक है जी, मैंने कहा कि यंग्स मॉडुलस ज्यादा होने का मतलब है कि डिफिकल्ट टू स्ट्रेच, डिफिकल्ट टू स्ट्रेच या कंप्रेस। तो अब रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी जो होगी, रिजिड बॉडी जो होगी वो इंपॉसिबल टू स्ट्रेच या कंप्रेस होगी भैया। बिल्कुल सख्त बॉडी है बेटा, बिल्कुल सख्त, इम्पॉसिबल टू स्ट्रेच, स्ट्रेच या कंप्रेस। रिजिड बॉडी को स्ट्रेच या कंप्रेस करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, है ना। रिजिड बॉडी को स्ट्रेच या कंप्रेस करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, तो यंग्स मॉडुलस इन्फिनिटी होगा भाई। यानी कि जितना, देखो, जितना ज्यादा बॉडी को डिफिकल्ट होगा स्ट्रेच या कंप्रेस करना, उतना यंग्स मॉडुलस ज्यादा। तो सबसे मुश्किल है रिजिड बॉडी को स्ट्रेच या कंप्रेस करना, है ना, तो इसका यंग्स मॉडुलस इन्फिनिटी होगा, सबसे ज्यादा इंपॉसिबल है। ठीक है ना, मैथमेटिकली प्रूव कर दूं, ये देखो, रिजिड, रिजिड रॉड है बेटा, रिजिड रॉड है, तो इस पे जब आप कोई फोर्स लगाओगे तो क्या इसकी लेंथ में कोई चेंज आएगा? क्या इसकी लेंथ में कोई चेंज आएगा? क्योंकि रिजिड है, नहीं, तो डेल्टा एल जीरो, डेल्टा एल जीरो, बस। वाई क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही लिख देते हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो डेल्टा एल जीरो है भाई, स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल, जीरो बाय एल, जीरो, स्ट्रेन जीरो है, तो स्ट्रेस अपॉन जीरो, इंफिनिटी। बिल्कुल भी चेंज नहीं आया लेंथ में, क्योंकि रिजिड बॉडी थी, रिजिड बॉडी थी तो लेंथ में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। ठीक है ना। एक एंगल है फिजिक्स से देखने का इसको, एक एंगल है इसको फिजिक्स से देखने का, ये है फिजिक्स का एंगल। ठीक है जी, ये है मैथ का एंगल, ये है मैथ का एंगल। तो दिस इज मैथ, दिस इज फिजिक्स, दोनों ने आंसर सेम ही दिया है। मैथ कह रही है कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो भैया उसके हिसाब से डेल्टा एल जीरो हो जाएगा, क्योंकि रिजिड बॉडी है। ठीक है ना, इसमें भी कॉन्सेप्ट तो देखो फिजिक्स का यूज हो रहा है, लेकिन मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं। तो डेल्टा एल जीरो, ठीक है ना, तो स्ट्रेन जीरो आ गई, स्ट्रेन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो जीरो डिवाइड बाय जीरो में इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है जी, या फिर सीधा सीधा बोल दो कि जिसको बिल्कुल इम्पॉसिबल है स्ट्रेच या कंप्रेस करना, तो उसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा भाई? इन्फिनिटी होगा।
ठीक है जी। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए जो यंग्स मॉडुलस होता है वो इन्फिनिटी होता है। इसको आप याद भी करें, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक। एलोंगेशन इन अ वायर, वायर कितनी एलोंगेट हो गई भाई, वायर कितनी एलोंगेट हो गई, ये डेल्टा एल, ध्यान दो। फोर्सेस लगा करके, फोर्सेस लगा करके इस वायर में लेंथ का चेंज आया, एल प्लस डेल्टा एल। तो अभी हमने देखा था डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल बाई ए वाई, बस इसी को एलोंगेशन इन रॉड बोलेंगे। एलोंगेशन इन अ वायर या रॉड, दैट इज डेल्टा एल। डेल्टा एल की बात हो रही है बेटा, डेल्टा एल की बात हो रही है, ठीक है जी। तो एलोंगेशन इन अ वायर दैट इज डेल्टा एल बाई, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल बाई ए वाई। तो एलोंगेशन पे काफी सारे सवाल आएंगे, एलोंगेशन पे काफी सारे सवाल आएंगे, इसीलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी है। बनता उसी से ही है, बनता उसी से ही है, लेकिन बार बार ऊपर नीचे करके लिखोगे उससे अच्छा है कि आप इसको याद कर लो। मेरे को याद ही हो गया क्योंकि काफी साल से पढ़ा रहा हूं, तो अपने आप याद हो गया। डेल्टा एल एफ एल बाई ए वाई, एफ एल बाई ए वाई, एफ एल बाई ए वाई, याद हो गया है, ठीक है। चलो यहां पे देखो, ये रस्सी है, स्ट्रिंग, इसके साथ में मास अटैच है, ठीक है जी। इस स्ट्रिंग की लेंथ एल है। जैसे ही मैंने इसके साथ मास अटैच किया mg, तो ये स्ट्रिंग खिंच गई, ये स्ट्रिंग खिंच गई क्योंकि मास अटैच किया है, तो यानी कि इस पे क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। भाई सीधी सीधी सी बात है कि इस पे हमने जब मास अटैच किया है तो यानी कि इस पे क्या लगाया है, हमने फोर्स लगाया है भाई, mg फोर्स लगाया है, ठीक है जी। इसको खींचने के लिए क्या लगाया है, mg फोर्स लगाया है। तो इसकी वजह से इसकी लेंथ में क्या आया है, इंक्रीज आया है। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको फोर्स की जगह पे बस टेंशन लिखनी है। टेंशन कितनी आएगी इस रस्सी में, mg, इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, mg। तो बस ये तो पता ही आपको। तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, एफ की जगह पे टी एल आ गया, टी एल बाई ए वाई, टी एल बाई ए वाई, और टी क्या है, एम जी एल बाई ए वाई, बस। तो ये आपका डेल्टा एल हो गया, एम जी एल बाई ए वाई, ठीक है ना। इस केस में जब रस्सी के साथ में मास अटैच है, रस्सी के साथ में मास अटैच है, तो इस एग्जाम्पल के लिए याद करना है, तो एम जी एल बाई ए वाई, इसके लिए एफ एल बाई ए वाई और इसके लिए एम जी एल बाई ए वाई, इसके लिए एफ एल बाई ए वाई और इसके लिए एम जी एल बाई ए वाई, याद रहेगा। तो मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। चलिए भाई, अब इस पे थोड़े से सवाल करते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ सवाल करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस टाइप के सवालों पे, ठीक है ना। चलिए भाई, सोच भाई सोच। इस सवाल में जिसमें हम रॉड के दोनों साइड फोर्स लगाते हैं, एल प्लस डेल्टा एल ये हो जाता है, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला आता है एफ एल बाई ए वाई, आता है, हाँ सर आता है। अब मैं इसी के मद्देनजर एक ये डायग्राम बनाता हूं जिसमें एक दीवार है अंबुजा सीमेंट से बनी हुई, अंबुजा सीमेंट की दीवार। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, टूटेगी कैसे,
अंबुजा सीमेंट से जो बनी है, इसके साथ में रॉड को फिक्स कर दिया और हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से ये रॉड खिंच गई। हमने फोर्स लगाया बट एक ही साइड से लगाया, बस एक ही साइड से फोर्स लगाया। ठीक है जी, एक ही साइड से फोर्स लगाया है। इसको मैं डेल्टा L1 बोल देता हूं, डेल्टा L1। तो ये है डेल्टा L2, लेंथ में चेंज। इस पे पहले वाले एग्जांपल में क्या था, हमने दोनों साइड में फोर्स लगाया था। दूसरे वाले एग्जांपल में मैंने क्या किया कि एक एंड को दीवार के साथ फिक्स कर दिया और दूसरे एंड पे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है ना। तो डेल्टा L2। अब आपको ये सोचना है, क्वेश्चन आपके लिए ये है, ये जो डेल्टा L2 है ये क्या डेल्टा L1 के बराबर होगा, या डेल्टा L2 डेल्टा L1 से कम होगा, या डेल्टा L2 जो है डेल्टा L1 से ज्यादा होगा, या फिर हम नहीं बता सकते या नहीं कह सकते। सोचो एक बार दिमाग से, चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, एक बार दिमाग से सोचो कि क्या होना चाहिए। सोच लिया, सोच लिया भाई, ठीक है, सोच लिया होगा। एक्चुअल में आपको लग रहा होगा कि इसमें तो एक ही साइड फोर्स लग रहा है, तो डेल्टा L उतना नहीं होगा। आपको क्या लग रहा होगा, अरे इसमें तो हम एक ही साइड फोर्स लगा रहे हैं तो डेल्टा L उतना नहीं होगा। नहीं भाई, इसमें भी फोर्स दोनों साइड ही लग रहा है, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा। एक साइड तो हम फोर्स लगा रहे हैं F, एक साइड तो हम फोर्स लगा रहे हैं F, और क्योंकि ये रॉड इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे नेट फोर्स होगा 0, नेट फोर्स होगा 0। भाई ये रॉड कहीं जा तो नहीं रही ना, क्या कहीं जा रही है रॉड, ये कहीं जल के तो नहीं जा रही, चल के तो कहीं नहीं जा रही, तो रॉड इक्विलिब्रियम में है। तो जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना ही फोर्स दीवार भी लगाएगी। फोर्स ऑन किस पे, रॉड बाय वॉल, दीवार भी उतना ही फोर्स लगाएगी इस रॉड पे, इस रॉड पे दीवार भी उतना ही फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से इसकी लेंथ में जो एक्सटेंशन होगा वो भी उतना ही होगा भाई। ठीक है जी, तो डेल्टा L2 L प्लस डेल्टा L2 इस केस में बराबर ही होगा। यह आपको लग रहा है कि एक ही साइड फोर्स लग रहा है, नहीं, दीवार वाले केस में भी, दीवार वाले केस में भी जो है वो दोनों ही साइड पे फोर्स लग रहा है और बराबर लग रहा है। ठीक है ना भाई, एक ही बात है यार, देखो सीधी सीधी सी बात है, ठीक है ना, कि मान लो आप दो लोग, एक चद्दर है आपके घर में, चद्दर वद्दर होगी या कोई भी कपड़ा होगा, दो लोग एक कपड़े को पकड़ के खड़े हो जाओ, खींचो ऐसे, या फिर एक काम करो, एक साइड से कपड़े को बांध दो और आप उसे पकड़ के खींचो, एक ही बात है, एक ही बात है, फोर्सेस दोनों केस में सेम आएंगे। ठीक है जी, दो लोग खींचे या फिर एक साइड से फिक्स करके दूसरा खींचे, एक ही बात है, क्योंकि अब दूसरे इंसान की जगह पे, यहां पे दोनों इंसान थे, अब उस इंसान की जगह पे दीवार आ गई। ठीक है जी, सेम इफेक्ट आएगा, सेम इफेक्ट आएगा। चलो बहुत बढ़िया, तो सोच भाई सोच, पहला सवाल इससे रिलेटेड वो हो गया है कवर, एलोंगेशन से रिलेटेड। तो एलोंगेशन दोनों केसेस में सेम आएगी। चलिए भाई अगला सवाल देखिएगा, देखिएगा भाई, a wire elongates by L millimeter when a load W is hanged from it. If the wire goes over a pulley and two weights W each are hung at both ends, the elongation of the wire will be. वायर elongates by L मिलीमीटर, एक वायर है, तो इसकी लेंथ में इंक्रीज जो है वो L मिलीमीटर आता है जब इसमें W वेट अटैच किया जाता है। W मतलब mg,
तो टेंशन कितनी आएगी, mg, W के बराबर। ठीक है जी। तो इसमें जो डेल्टा एल आता है वो एल आता है, स्मॉल एल, कि इसकी वायर की लेंथ में कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये वायर है, इसकी लेंथ में कितनी बढ़ोतरी हुई है, स्मॉल एल। ठीक है जी। इफ द वायर गोज ओवर अ पुली, अगर यही वायर अब एक पुली के ऊपर से जा रही है, अब यही वायर एक पुली के ऊपर से जा रही है, यही वायर एक पुली के ऊपर से जा रही है, और पुली के दोनों साइड W वेट अटैच किया है। इफ द वायर, यही वायर है, ठीक है जी, इफ द वायर गोज ओवर अ पुली एंड 2 वेट्स W ईच आर हंग एट द 2 ends, then the elongation in the wire will be। अब इस वायर में elongation क्या होगी, उतनी ही लेंथ की वायर है, उतनी ही लेंथ की वायर है, वैसा कुछ भी अपन ने चेंज नहीं किया है। मान लो ये L लेंथ की वायर थी, तो अभी भी इस वायर की जो टोटल लेंथ है, ठीक है ना, इस केस में भी जो वायर की टोटल लेंथ है पूरी मिला के वो L ही है। ठीक है जी, वो चेंज नहीं कर रहे बेटा, मतलब ये वाली जो लेंथ है आप देखोगे ये L ही है, ठीक है ना, ये L ही है। ठीक, अब आप देखो, कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग सोच रहे हैं कि अच्छा दोनों साइड वेट अटैच कर दिया तो डबल हो जाएगी। आप सोच रहे हो क्या, सोचो, दोनों साइड वेट अटैच कर दिया तो डबल हो जानी चाहिए, है ना, जीरो तो कोई सेंस नहीं नजर आ रहा, तो L/2 का भी कोई सेंस नहीं नजर आ रहा। ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड वेट अटैच कर दे तो लेंथ डबल हो जानी चाहिए। देखते हैं, इधर वेट W लग रहा है नीचे, इधर भी वेट W लग रहा है नीचे, दोनों तरफ से टेंशन लग रही है जो कि W को बैलेंस कर रही है, क्योंकि ये सिस्टम मूव तो नहीं कर रहा। क्या ये सिस्टम मूव कर रहा है, नहीं, ये मूव नहीं कर रहा, सिस्टम रेस्ट पे है, सिस्टम रेस्ट पे है, तो टेंशन वेट को बैलेंस करेगी, टेंशन वेट को बैलेंस करेगी, टेंशन इज इक्वल टू वेट, टेंशन इज इक्वल टू वेट, तो टेंशन तो अभी भी उतनी है। अब देखो ना, टेंशन तो अभी भी उतनी ही है, टेंशन तो अभी भी उतनी ही है, ठीक है, तो सेम ही एक्सटेंशन होगा, बिल्कुल पिछले जैसी कहानी है, बिल्कुल पिछले जैसी कहानी। अब इसमें कुछ लोग सोचेंगे सर इसमें तो एक ही टेंशन थी, इसमें डबल डबल टेंशन है। सर नहीं, डबल नहीं है तो खिंचाव तो उतना ही है ना भाई, खिंचाव वाला जो फोर्स है वो तो पूरी रस्सी में उतना ही है, W ही है, खिंचाव ज्यादा नहीं है, वो तो बस बैलेंस हुआ है दोनों साइड से, खिंचाव उतना ही है, W के बराबर ही है टेंशन, इसमें भी टेंशन W के बराबर ही थी, ठीक है ना। जैसे इसमें कहानी थी कि भाई आपको लग रहा था अरे दो फोर्स हैं, इसमें एक ही फोर्स है, एक फोर्स छुपा हुआ था, ठीक है ना। यहां पे भी अगर आप देख सकते हो तो एक फोर्स छुपा हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा, दिखाऊं, अब आप कहोगे कि हां सर अब सही है। एक तो W ये वाला है और एक जो छत से W मिल रहा है भाई, एक यहां से, तो ऑन स्ट्रिंग या वायर बाय सीलिंग, छत भी तो ऊपर खींच रही है उसको, तभी तो वायर नीचे नहीं गिर रही। अगर ये ऊपर छत नहीं होती, छत ने उसको ऊपर पकड़ के रखा हुआ है ना, तो यहां पे भी दो ही फोर्सेस हैं बेटा, यहां पे भी दो ही फोर्सेस हैं, टेंशन इज इक्वल टू W नीचे, टेंशन इज इक्वल टू W नीचे ऊपर, यहां पे भी दो ही हैं, एक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि छत ने उसको पकड़ रखा है। यहां पे क्या था, दीवार ने उसको पकड़ रखा था, तो दो फोर्सेस थे, वहां पे दीवार ने पकड़ रखा था तो दो फोर्सेस थे, यहां पे छत ने पकड़ रखा है तो दो फोर्सेस है। तो अब तो ठीक है, अब तो इधर भी दो दो टेंशन है, इधर भी दो दो टेंशन है, तो वो कहानी वही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि समझने के नजरिए में, तो अभी भी उतना ही आंसर है भाई। क्लियर हो गया भाई। तो ये थोड़े से कंसेप्चुअल सवाल हैं, ठीक है ना, ये थोड़े से कंसेप्चुअल सवाल हैं जिसमें डेल्टा एल जो है वही सही तरीके से हमें निकालना आना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ स्टील वायर
पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ स्टील वायर 100 मीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन और टू ट्रिपल इट्स लेंथ, ये आपके मॉड्यूल का ही सवाल है, दिस इज योर मॉड्यूल क्वेश्चन। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ वायर 100 मीटर स्क्वायर, एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, इन क्रॉस सेक्शन टू ट्रिपल इट्स लेंथ, उसकी लेंथ को ट्रिपल करना है। अगर मतलब पहले लेंथ L थी तो अब 3L करना है, ठीक है ना। अगर पहले लेंथ L थी तो अब 3L करना है, ठीक है जी। तो उसके लिए यंग्स मॉडुलस आपको दिया हुआ है, तो फोर्स पूछा गया है। अब आपको बताया ही हुआ है y इज इक्वल्स टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, और मैंने कहा था कि फोर्स का भी फॉर्मूला याद कर लेना, आगे मैं करवा भी दूंगा। आगे एक स्प्रिंग कांस्टेंट से हम इसको रिलेट करेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ये स्प्रिंग कांस्टेंट से हम इसको रिलेट करेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। फिलहाल के लिए इसको याद करो, वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल यहाँ पे क्या है, 3L माइनस एल, चेंज इन लेंथ, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा एल की वैल्यू आ गई 2L, इसमें पुट करो, वाई ए डेल्टा एल की वैल्यू है 2L और डिवाइडेड बाई एल, तो ये कट गया भाई, एल से एल कट गया, आंसर आ गया 2YA। बस अब तो वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। y की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर 11, एरिया है 100 मीटर स्क्वायर। यूनिट वगैरह तो नहीं कोई चेंज करने वाली, चेक कर लिया करो, है ना। यूनिट वगैरह सब सही है, हाँ सही है बेटा, दोनों यूनिट सही है, बस फिर कुछ क्या ही बचा। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 10 की पावर 13, ओ सॉरी न्यूटन, क्योंकि फोर्स निकालना है ना, न्यूटन। तो 4 इंटू 10 की पावर 13 कहाँ है, ये रहा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं, देख लो एक बार सवाल को। If the length of a wire is made double and radius is halved of its respective value, अगर वायर की लेंथ को डबल कर दिया जाए, अगर वायर की लेंथ को डबल कर दिया जाए और रेडियस को आधा कर दिया जाए ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव वैल्यू, देन यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल विल बी, सेम रहेगा, 8 गुना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। सोचो एक बार के लिए, सोच लिया, अब मैं आंसर बताने जा रहा हूं। सेम, ये सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। ये इनको लेंथ वेंथ से कोई मतलब नहीं है बेटा, यंग्स मॉडुलस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यंग्स मॉडुलस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये एज अ कांस्टेंट आया था जब हमने स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन किया था, तो उसके अंदर एज अ कांस्टेंट आया था ये, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो ये सेम ही रहेगा भाई। ठीक है जी, इसको लेंथ से रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ चेंज करने से, रेडियस चेंज करने से एलोंगेशन वगैरह पे फर्क पड़ेगा, फोर्स पे फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इस पे नहीं पड़ेगा, यंग्स मॉडुलस पे नहीं पड़ेगा भाई। लो भाई, इसी खुशी में अगला सवाल देखो। स्टील वायर हैविंग अ रेडियस ऑफ 2 मिलीमीटर कैरिंग अ लोड ऑफ 4 kg इज हैंगिंग फ्रॉम अ सीलिंग, given that g is equals to 3.1 pi meter per second square, what will be the tensile stress that would be developed in the wire? स्ट्रेस बताना है खिंचाव की वजह से, जेई मेंस 2019 का सवाल है। स्टील वायर का रेडियस 2 मिलीमीटर है, कैरिंग अ लोड ऑफ 4 kg, इज हैंगिंग फ्रॉम अ सीलिंग, छत से लटक रही है वायर, जी की वैल्यू 3.1 पाई लेनी है। ये बड़ी चालाकी से वैल्यू दी गई है बेटा, वैसे तो 10 लेते हैं, इन्होंने कहा 3.1 पाई लो, तकरीबन 10 ही होगी ये, या 9.80 होगी। व्हाट विल बी द टेंसाइल स्ट्रेस दैट वुड बी डेवलप्ड इन द वायर? देखो यार, एक वायर है, बहुत ही पतली सी वायर है, आप इसका रेडियस देखो बेटा, बहुत ही पतली सी वायर है, इसके साथ में 4 kg अटैच है, आप इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो 2 मिलीमीटर है। मतलब अगर मैं इसी वायर को, अगर आपको
जूम करके दिखाऊं, जूम वाला ऑप्शन है क्या हमारे पास? हाँ, इसी वायर को मैं अगर जूम करके दिखाऊं, देखो, समझ गए ना भाई? मोटी है, थोड़ी सी मोटी दिख रही है वायर आपको, ठीक है जी। इसको हटा देते हैं आप। तो इसको जूम करके दिखाएं तो वायर थोड़ी सी मोटी होगी, ठीक है जी। तो इसका कुछ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। ये वायर एक सिलेंडर के तरीके से होगी, है ना, वायर एक सिलेंडर के तरीके से होगी, और ये इसका रेडियस होगा बेटा, ठीक है जी। सिलेंडर के तरीके से, सिलेंडर का रेडियस जैसे होता है, इस रेडियस की बात हो रही है। बहुत ही पतली सी वायर, रेडियस 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। एरिया में काम आएगी क्योंकि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल का। तो स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स यहां पे टेंशन ही होगी, है ना, फोर्स यहां पे क्या होगी? टेंशन, और टेंशन होगी mg। तो mg अपॉन एरिया, यानी कि mg बाय पाई आर स्क्वायर, बस। तो मास कितना है? 4, g की वैल्यू है 3.1 पाई, नीचे पाई आर स्क्वायर, r की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -3, इसका स्क्वायर करोगे 4 इंटू 10 की पावर -6। देखते हैं क्या आ रहा है। पाई पाई जो जोड़ी थी कट गई, 4 से 4 कट गया, तो 3.1, ये 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा, तो +6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 3.1 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। तो 3.1 इंटू 10 की पावर -6 था, ऊपर जाके +6 हो गया। तो मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यह नीट 2020 का सवाल, कोविड वाले साल का सवाल है, इसको देख लेते हैं। देखो जरा, वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, वायर ऑफ लेंथ L, थोड़ी सी मोटी वायर बनाते हैं। वायर ऑफ लेंथ L, सीधा एरिया ही दे दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस वेडियस दिया ही नहीं, सीधा एरिया दे दिया। चलो बढ़िया है, एरिया निकालना नहीं पड़ेगा। इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स पोर्ट, द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 when the mass m is suspended from its free end. The expression for the Young's modulus is, अब Young's modulus क्या होता है भाई? फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा L बाई L, तो एफ एल बाई एरिया इंटू डेल्टा L, यही होता है। अब फोर्स की जगह पे तो लिखेंगे टेंशन, टी एल बाई ए डेल्टा L, और टेंशन है mg के बराबर, टेंशन है mg के बराबर, ठीक है। तो यहां पे तो आ जाएगा mg, इनिशियल लेंथ L थी, एरिया, अब मेन बात है डेल्टा L की। वायर की लेंथ पहले L थी, अब कितनी हो गई है? अब वायर की लेंथ बढ़ गई है, अब L1 हो गई है, 2L1, 2L1। ये 2 वर्ड बहुत मेन है कि पहले इनिशियल लेंथ थी L और फाइनल लेंथ अब L1 हो गई है, ठीक है जी, L1, ये पूरी फाइनल लेंथ है। तो अपने को चाहिए डेल्टा L, फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ, तो डेल्टा L की वैल्यू है ये, ठीक है जी। तो mgl अपॉन एरिया, mgl अपॉन एरिया L1 माइनस L, ठीक है। तो याद रखना ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे होता बाय L1, अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा होता बाय L1 लिखा होता, तो फिर पता डेल्टा L की वैल्यू L1 होती कि लेंथ कितने से चेंज हुई, बाय L1, बाय L1, 2L1 का मतलब हो गया
कि लेंथ चेंजेस टू L1, मतलब पहले L थी अब L1 हो गई है। चेंजेस टू L1 का मतलब कि अब L1 हो गई है टोटल लेंथ, ठीक है जी। तो डेल्टा L निकालना पड़ेगा। अब इस केस में अगर बाय L1 का मतलब है कि डेल्टा L की वैल्यू ही L1 है, कि चेंज जो हुआ है बाय, चेंजेस बाय L1, तो मतलब चेंज L1 का हुआ है। तो इस केस में फिर y क्या आता, mgl बाय a L1, ठीक है जी, mgl बाय a L1, डेल्टा L की वैल्यू L1 होती, ठीक है जी। फिर ये आता था, लेकिन अब यहां पे ये आंसर नहीं है, ठीक है जी। तो इस बात का ख्याल रखना। चलो इस लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं, इस पे और सवाल करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है जी। इस पे और सवाल करेंगे अपन अगले लेक्चर में। वो सवाल मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं। होमवर्क, 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 होमवर्क। ये जेईई मेंस का सवाल है, ये आपके मॉड्यूल का सवाल है, ये भी आपके मॉड्यूल का सवाल है, ये जेईई मेंस का सवाल है, ठीक है जी। ये नॉर्मल सवाल है। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, स्लाइड नंबर 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है और इसको हम जो है कवर करेंगे पूरा, मतलब मान के चलो कि 3 लेक्चर्स में। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी दिवाली।